जय हिंद। आज हम लोग दरोगा का जो सीरीज चल रहा था प्रीवियस क्वेश्चन का, उसमें 20 क्वेश्चन तक हम लोग पहले देख चुके थे। आज 20 क्वेश्चन देखेंगे। वह 20 क्वेश्चन नहीं, 20 टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा निस्यंदन। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता। जल को शुद्ध करने की प्रमुख उपाय, मतलब कौन कौन सी विधियां जिससे हम जल को साफ करते हैं। आरओ सिस्टम, इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि को पानी से मुक्त कर शुद्ध और मीठा बनाता है। नेक्स्ट है कि यूवी रेडिएशन सिस्टम, इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन, इसके द्वारा पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों एवं शहरी उपकरणों में जलापूर्ति के लिए दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे पानी शुद्ध होने पर उसके रंग और सुगंध में परिवर्तन आ जाता है। यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अगला है जल को उबालने पर, जो सिंपल हम लोग घर में करते हैं। जल को उबालने से जल के अधिकांश कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि द्वारा केवल सीमित मात्रा में ही जल को शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा जल होगा तो कितना हम उसको उबालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSDL का पूरा नाम क्या है। तो NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड है। यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाले होल्डिंग और सिक्योरिटीज शेयर बॉन्ड कैश को सुरक्षा प्रदान करता है। इस व्यवस्था में सभी काम ऑनलाइन होता है। इस व्यवस्था में जितना भी काम होता है सब ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट है कि कीट दंश से होने वाले खुजली किसके कारण होता है। जो कोई कीड़ा उड़ा काट लेता है तो जो डंक में जो खुजली होता है किसके कारण होता है, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण खुजली के कारण है। देखते हैं एसिटिक अम्ल क्या है। तो एक सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद तथा तीखा खुशबू आता है। इसे मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, एसिटिक एसिड या मेथेनोइक अम्ल। लैक्टिक अम्ल है जो वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो ये जल में क्या होता है, घुल जाता है। ये स्किन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाते हुए त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग करता है। इसीलिए गाँव घर में लोग क्या करते हैं कि स्किन पे दूध लगाते हैं, छाली उली लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है और स्किन को ग्लोइंग करता है, तो त्वचा को ग्लोइंग करता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। एक कूट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका ऑप्शन देखते हैं कि नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह क्या है, तो हिंदी फिल्म में एक प्रसिद्ध अभिनेता है। उनका सिनेमा में सफर की शुरुआत 1975 में आई फिल्म निशांत से हुआ था। गिरीश कर्नाड, यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानी लेखक, नाटककार, फिल्म निर्देशक और फिल्म अभिनेता है। गिरीश कर्नाड को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 98 में ज्ञानपीठ के अलावा पद्म श्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मकरंद देशपांडे, हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता है। इनके प्रमुख फिल्म रिस्क 2007 में आया था, डरना जरूरी 2006 में आया था। डॉली ठाकुर, यह भारतीय फिल्मों के एक प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी 1982 में कास्टिंग डायरेक्टर और यूनिट प्रचारक के रूप में कार्य किए थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर में। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं बढ़िया तरीका से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री संस्थान अंडमान द्वीप समूह पर वांडूर के पास है, इसीलिए इसे वांडूर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीवों की रक्षा के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया। राष्ट्रीय उद्यान में 2 प्रमुख द्वीप है। जो द्वीप है लैब्रिंथ द्वीप और वनस्पति का प्रकार और संरचना द्वीपों के द्वीप भी भिन्न है। अंडमान एवं निकोबार एक द्वीप समूह है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान में है। पूछा गया क्वेश्चन कि अंडमान द्वीप की जो राजधानी है वो कौन से अंडमान में है, तो दक्षिणी अंडमान में है। दोनों के बीच 10 डिग्री अक्षांश स्थित है। दोनों के बीच क्या है, तो 10 डिग्री अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह और 10 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में जो होगा उसको निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्यजीव अभ्यारण्य और 9 राष्ट्रीय पार्क जैव संरक्षित क्षेत्र है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान में है और पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप है। जो द्वीप गुजरात के जामनगर जिले के पास स्थित है। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है और यह पहला भारत का समुद्री अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। यह एक दर्शनीय स्थल है। गंगा सागर द्वीप गंगा सागर के संगम भी कहलाता है। यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता में 150 किलोमीटर दक्षिण में, कलकत्ता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। इसे गंगा नदी का सागर के संगम माना जाता है। इस द्वीप में ही बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। इसी द्वीप पर बंगाल टाइगर रहता है। गंगा सागर क्या है, गंगा नदी सागर में जाके मिलता है, उसी को गंगा सागर कहते हैं। चलिए रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और यह करावती पंबन द्वीप का हिस्सा है। पूछेगा कि रामेश्वरम शहर किस द्वीप का हिस्सा है, तो पंबन द्वीप का। क्वेश्चन पूछा गया था कि पंबन द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु में। यह शहर पंबन चैनल के माध्यम से देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट देखते हैं लास्ट इसका डिस्क्रिप्शन का कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटिलीज जनजाति पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि कुछ नहीं से कुछ का निर्माण कुछ नहीं से कुछ का आयात नियम के विरुद्ध है, अर्थात ऊर्जा का संरक्षण जो यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो सकती। चलिए आगे देखते हैं कि आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप है, इसमें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, या केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसको हम स्वरूप बदल सकते हैं। इसका 27 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, मतलब 0 डिग्री किस देश से नहीं होकर गुजरती है। तो आंसर इसका मैक्सिको होगा। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत तगड़ा इसका दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को इक्वेटर, 0 डिग्री, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बहुत ज़्यादा दुलड़ुआ है, इसलिए इसको 4-5 को नाम दे दिए गए हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर चमकती है। कहाँ चमकती है? तो भूमध्य रेखा पर। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। 0 डिग्री कितना देश से गुजरती है देखना है कि इक्वाडोर, कंबोडिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। भूमध्य रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है। महादेश पूछेगा तो कितना महादेश? 3 महादेश। आगे देखते हैं कि कौन कौन से महादेश में है, कौन कौन से देश। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के देश कौन कौन है? तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से जाता है। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीकी महाद्वीप के देश है सोमालिया, केन्या, सांट टोम एवं प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबोन और युगांडा। भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के देश है ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया और इक्वाडोर। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। मतलब जिस तरह भूमध्य रेखा समांतर सेम उसी तरह कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश निम्न है। उत्तरी अमेरिका के देश है हवाई द्वीप, मैक्सिको। अफ्रीका देश का है मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिम सहारा, मौरितानिया, ये सब। एशिया महाद्वीप का देश है ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत से भी गुजरता है। ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों में से होकर गुजरती है: अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि। सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबत चमकता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबत मतलब सीधे सर पे चमकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुआ था। विश्व इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा 6 अगस्त को हुआ था। देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जापान पर दूसरी बार परमाणु बम गिराया गया। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 तत्वों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओवन हीवर ने 1945 में बनाया था। हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम व टाइट्रियम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की क्षमता से 1000 गुना अधिक है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया, जिसका कोड था शक्ति 98। इसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम, ड्यूटेरियम तक उपयोग किया गया। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा था। 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया। किसने किया था? तो बार्क ने। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक का संलयन होकर हीलियम के समस्थानिक बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य कर और लेखांकन से है। हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन में प्रयोग किया जाता है। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार का मूल्य है, वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतें को संदर्भित करता है और यह वस्तुओं के हस्तांतरण, सेवाएं, प्रौद्योगिकी के बीच जुड़े मूल्यों को निरूपित करता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर कुओं द्वारा
1 नंबर में नलकूपों द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा, 3 नंबर में तालाबों द्वारा, 4 नंबर नहरों द्वारा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं बढ़िया तरह से इसका कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, सबसे ज्यादा नहर से, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग पर सिंचित किया जाता है। इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य है। सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन कुआं है। द्वितीय क्या हो जाएगा? कुआं। इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र उससे थोड़ा कम है, 37.8 मतलब लगभग 38% भाग पर सिंचाई किया जाता है। सिंचाई का तृतीय तालाब है, सबसे कम तालाब से। इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र में योगदान मात्र 15% लगभग, इसे एक्यूरेट 14.5% है। चलिए आगे देखते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में तालाबों द्वारा सिंचाई होता है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यूपी में तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में। तो से तालाब, तो से तमिलनाडु, तालाब द्वारा सर्वाधिक तमिलनाडु में, और नहर, कूप नहर मिलेगा उत्तर प्रदेश में। सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूप है, जो ट्यूबवेल कहते हैं। इसके कुल सिंचित क्षेत्र का 7.7% सिंचाई की जाती है। इसके प्रमुख राज्य है गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान। बिहार में सिंचाई के साधन सबसे ज्यादा बिहार में नहर है, उसका नलकूप है, तालाब है, तब कुआं है। बिहार में नहरों की कुल सिंचित भूमि 27.47%, नलकूप द्वारा कुल सिंचित भूमि का लगभग 61.39%। आगे डाटा देखते हैं कि तालाब और अन्य से हो जाएगा 11.14। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुआं द्वारा होता है, सबसे ज्यादा कुआं द्वारा मध्य प्रदेश में, उसके बाद नलकूप द्वारा, नहर द्वारा, तालाब द्वारा। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं एवं नलकूप है। इससे कुल सिंचित भूमि का 66% भाग सिंचाई की जाती है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध की संवादों की भाषा पाली थी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। महावीर के संवादों की भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भारतीय आर्यों के मध्य युग में अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई, उसका सामान्य नाम प्राकृत था। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। पाली या प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व में बिहार में, पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसी भाषा में बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किया गया था। संस्कृत यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। यह हिंदी आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषा इसी से उत्पन्न हुआ था, संस्कृत से। मगधी या भारत की मध्य पूर्वी में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली से है। दोनों को मिला जुला रूप होता है मगधी। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 1 मई को मजदूर सब क्या करता है? खैनी खाता है। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आगे देखते हैं कि विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना है। सबसे पहले विश्व में एड्स दिवस की वैश्विक स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1988 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है? कूट के द्वारा इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC, खाली D नहीं है। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग नहीं है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्न विभाग आते हैं: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादक विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, सैन्य कार्य के विभाग इत्यादि से मिलकर बना होता है। अब रक्षा विभाग के बारे में पढ़ते हैं कि रक्षा विभाग एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS और तीनों सेनाओं तथा विभिन्न स्तर के सेवाओं और संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना संबंधित मामले, रक्षा नीति, संसद संबंधित मामले, विदेशों के साथ सहयोग और रक्षा संबंधित सभी कार्यकलापों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है रक्षा उत्पाद विभाग। इस विभाग के प्रमुख एक सचिव होते हैं। क्या होते हैं? सचिव। और यह विभाग रक्षा उत्पादन, आयातित सामान्य उपकरणों तथा आयातित हिस्से, पुर्जे के स्वदेशीकरण, आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपकरणों के विभागीय उत्पादन यूनिटों की आयोजन एवं निरीक्षण के कार्य करता है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग। इस विभाग के प्रमुख एक सचिव तथा एक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार इसके कार्य और सैन्य उपकरणों और सहभागियों के वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और सेनाओं द्वारा अपेक्षित उपकरणों के लिए अनुसंधान, डिजाइन, विकास योजना तैयार करना है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। इस विभाग के प्रमुख एक सचिव है और यह विभाग भूतपूर्व सैनिक के पुनर्निर्माण, कल्याण तथा पेंशन संबंधित सभी मामलों से संबंधित कार्य करता है। वर्तमान में भारत में रक्षा मंत्री कौन है? तो करंट का क्वेश्चन है राजनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र, डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया है? चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीतिक केंद्र चेन्नई में खोलने की घोषणा कब किया गया? तो 7 अगस्त 2017 को। उस समय का करंट है। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया? ये भी उसी समय का करंट है। चलिए जल्दी जल्दी में देख लेते हैं सबको कि सैयद शाहिद हकीम को वर्ष 2017 के लिए फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार में 10 लाख रुपया पहले कम था। 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला? ये बहुत इंपोर्टेंट है। अश्विन अंकुंजी एथलेटिक्स में, धर्मवीर सिंह हॉकी में और BC सुरेश कबड्डी में। ये पूछा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? तो बंगाल विभाजन रद्द कोई काम जब किया हुआ है उसको रद्द करना बहुत हार्ड काम है ना, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। ये बंगाल विभाजन किया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। उसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जन्म हुआ। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। कब बने? 6 मई 1910 को। उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन हुआ। उन्हीं के सम्मान में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किया। इसी समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हटाकर बनाने की घोषणा की गई। घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन इसे 2012 ईस्वी में मूर्ति रूप मिला, मतलब उसका बना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक भारत के वायसराय के पद पर रहे। हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड आया था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के मुस्लिम लीग की अधिवेशन के साथ साथ हुए। इसी समय कांग्रेस के मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ, मतलब इसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं, तथा इसकी अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने किया था। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहते थे, 1919 में आया। मॉन्टेग्रू चेम्सफोर्ड 1917 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड, डेट सही था 13 अप्रैल 1919 इत्यादि इन्हीं के शासनकाल की घटना है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 में भारत का वायसराय थे। इनके काल की प्रमुख घटनाएं हैं स्वदेशी आंदोलन, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 इत्यादि। 1907 का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और 1906 में आगा खान द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? करेंट है उस समय का, स्प्राइस है। विश्व में सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्प्राइस नाम दिया गया। 23 जून 2017 को बेक्रुत स्टार शॉट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी के निम्न कक्षा में प्रवेश किया गया। विश्व के सबसे छोटा इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट नाम दिया गया। यह अंतरिक्ष इसरो के PSLV C-38 द्वारा प्रक्षेपित इटली के उपग्रह मैक्स वेलियर और लातविया के उपग्रह बेंटा 1 पर संलग्न किया गया। केवल 4 ग्राम वजनी वाला अंतरिक्ष यान की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर और इसमें सौर ऊर्जा संचालित रेडियो, सेंसर, सोलर सेल्स, मैग्रोमीटर, माइक्रो कंट्रोलर आदि संलग्न था। चलिए जल्दी देखते हैं कि भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 में पहली कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रक्षेपित किया गया और पूर्णतः तकनीक से निर्मित था, मतलब पूर्णतः न्यू तकनीक से। भास्कर 2 को 20 नवंबर 1981 को कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। इसके द्वारा टेलीमेट्री, समुद्री विज्ञान और जल विज्ञान के आंकड़े जुटाए गए। इंसेक्ट 1 एक भारतीय संचार उपग्रह से जिसका वर्ष 1982 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंसेक्ट का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पहली बार 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया मात्र अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तक पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। 1867 में धन निष्कासन के बताया तथा धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल्य कारण बताया। धन निष्कासन के सिद्धांत पूछता कि किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनी बेसेंट, आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता तथा भारतीय प्रेमी महिला थी। वर्ष 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र का अध्यक्ष चुने गए। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। प्रमुख व्यक्ति के उपनाम देख लेते हैं कि भगत सिंह का शहीद आजम कहा जाते थे, वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष सरदार, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, नाइटेंगल ऑफ इंडिया और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु, चित्तरंजन दास को देश बंधु। नेक्स्ट देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी 7वें प्रधानमंत्री थे, सबसे कम उम्र में। 1984 में 40 साल की उम्र में बनने वाले सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 84 से 89 तक था। लियाकत अली खां पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं। 1943 से 51 ईस्वी तक। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी एवं प्रमुख चिंतक, समाजसेवी, राजनेता थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति देता है? तो इस हो जाएगा 44, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44वां संविधान, कौन सा संविधान संशोधन, संशोधन के बारे में पूछ रहा है, वही तो कह रहे थे। तो 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को
पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। भेज सकते हैं लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा इसे सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब भेजेगा लेकिन बाध्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह 44वां संशोधन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इस संशोधन के अंतर्गत 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया। मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति के अधिकार, पिछला वीडियो देखिएगा उसमें बताया गया था बहुत अच्छा कि कहाँ से ले गया हटाया गया था, तो 19 के F से हटा के 300 के क के अंतर्गत रखा गया था। अब पहले था संपत्ति का अधिकार, वो अब हो गया कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका निपटारा प्रत्येक प्रतिकारी के लिए जा सकेगा जिसमें संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची के कुछ अधिनियम को शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यह संविधान संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक रूप, मतलब बहुत सारा चीज इसमें चेंज हुआ था, इसी कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन निम्न है। संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए निर्देश तत्वों को शामिल किया गया। उसके बाद है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क, उद्योगों के प्रबंधों में कर्मचारी की भागीदारी 43 के क, पर्यावरण रक्षा 48 के क, सुधार वन जीव सुरक्षण सब हो जाएगा इसी में। एक नए अध्याय भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क को जोड़कर नागरिक के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 74 में यह व्यापक की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो इसे पुनः विचार के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और यह सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगा क्योंकि खाली क्वेश्चन इसमें हम नहीं बता रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइम लग रहा है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पूरा बुक को इसमें करा दिया जाएगा। और इडुटेरिया का जो परवीन सर का जो न्यू बुक लॉन्च हुआ है SI का जो प्रैक्टिस सेट है वह भी चलाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोग जरूर शेयर कीजिए 1-2 ग्रुप में हमेशा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं वीडियो रेगुलर लाता रहूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।